एसजीपीसी एक्ट पंजाब असेंबली का पास किया हुआ कानून है जो प्रांतीय है। इस एसजीपीसी देश के सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन नहीं करती है। पाकिस्तान के गुरुद्वारे इसकी जद से बाहर चले गए आजाद विभाजन के बाद। बिहार का पटना साहिब और महाराष्ट्र के नांदेड़ का उदाहरण दिया जाता है हुजूर साहिब का कि इनका अपना प्रबंधन है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का भी एक उदाहरण दिया जाता है कि एसजीपीसी में नहीं है। अब ये लड़ाई कानूनी, धार्मिक, कांग्रेस बनाम अकाली, केंद्र बनाम राज्य, तमाम प्रकार का रूप ले चुकी है। हमारे साथ हैं एस मंजीत सिंह जी के, अध्यक्ष हैं आप दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के और अकाली समर्थक। रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा। सुमेल सिंह सिद्धू, आप जेएनयू से इतिहास के विद्यार्थी रहे, इतिहासकार हैं और आम आदमी पार्टी में भी सक्रिय हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आप अपने इतिहास की जानकारी और पृष्ठभूमि की वजह से हैं। वंदिता मिश्रा हैं इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार। जी के साहब, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उनसे अगर पॉइंटेड, अगर हमने इतिहास बताने में कुछ गलती की हो तो आप उसे सुधार सकते हैं, नहीं तो आप अगर उनसे पॉइंटेड सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। फिर क्या एतराज है? जो आपने इतिहास बताया तकरीबन इतिहास ये सही था। श्रोमणी अकाली दल हिंदुस्तान की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है और कई मोर्चों के बाद ये एसजीपीसी का गठन हुआ 1925 में। ये एसजीपीसी जो है उस वक्त पंजाब यूनाइटेड था, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा उधर चले गया। ये पंजाब महापंजाब रहा। 66 में 67 में जब हरियाणा का विभाजन हुआ, ठीक है, उसका बाकी स्टेटों का, हिमाचल का विभाजन हुआ। आज ये एसजीपीसी की जो इलेक्शंस हैं, जो एसजीपीसी है, ये 3 स्टेटों में है, हिमाचल में, हरियाणा में और पंजाब में, और एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। ठीक है, ये बाकी देश में तो नहीं है ना? बाकी देश में नहीं है। और इसके साथ सिखों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिखों ने जो एसजीपीसी का एक्ट लिया वो लड़के लिया। उस वक्त लिया जब उस सेंटीमेंट को आज के सेंटीमेंट से अगर आप जोड़ रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि 1947 में पंजाब से पहले एसजीपीसी के पास क्या देश के सभी गुरुद्वारे थे? नहीं थे, ना आज हैं। लेकिन ये एक्ट की बात कर रहा हूँ, ये एक्ट सिखों ने बहुत कुर्बानियों के बाद मैंने बताया कि ये लड़ाई, और ये सबकी लड़ाई है, उस शानदार इतिहास को लिया। ठीक है, आज हमारे को ये दिक्कत है कि हुड्डा सरकार ने जो ये एक्ट बदला है, ये एक्ट बदलने का प्रीव्यू इनके पास नहीं है। ठीक है, ये इंटर स्टेट एक्ट है, इसके अंदर सेंटर की परमिशन बड़ी लाजमी है, और इन्होंने जो भी ये किया है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यूज करके किया है। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो सिखों में रोष है कि जिस पार्टी ने हमारा कत्ल किया हो 1984 में, जिसने हमारा दरबार साहब पे हमला किया हो, आज 10 साल तो वो चुप रहती है। ये 2009 ने, उससे पहले भी इनके एजेंडे में था। ये इसका भावुक पक्ष है, ठीक है, उनके एजेंडे पे था, तब इन्होंने क्यों नहीं किया? ये अब जब इनकी अपनी सरकार वेंटिलेटर पे चली गई है, आज क्या जल्दी पड़ी है कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है? आप चुनाव के नजदीक होने के बाद अकाली दल या कोई और पार्टी इस तरह का काम नहीं करती है। मैं इसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं जो आज हो रहा है। आप अगर किसी और की बात करना चाहते हो तो हम डिस्कशन से भटक जाएंगे। चुनाव के आज चुनाव का आने के 2 पॉइंट है कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल किया इन्होंने। ये इंटर स्टेट एक्ट है, इनको केंद्र से पूछना चाहिए। ठीक है, पहले हम कानूनी पक्ष पर आते हैं जिसमें आप इनको ताकि रणदीप को भी जवाब देने में सुविधा हो। सिचुएशन ये है कि इसके अंदर ये कंकरेंस लिस्ट में है, और इन्होंने ये स्टेट लिस्ट में लोगों ने बताया नहीं, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसके अंदर समवर्ती सूची हिंदी में, इसके अंदर सेंटर से परमिशन लेना जरूरी था। ठीक है, और ये आज तक जो भी अमेंडमेंट हुई, होम मिनिस्ट्री इसमें नोडल ऑफिसर है, वो सारी चेंजेस करती थी। ठीक है, इन्होंने जो कुछ किया है, इनके 2005 में इन्हीं की सरकार के जो एलआर डिपार्टमेंट है, और 2014 में उन्होंने कानून विभाग उन्होंने इनको राय दी कि ये नहीं चेंज हो सकता, राष्ट्रपति के पास जाना लाजमी है, सेंटर के पास जाना लाजमी है। और अब इन्होंने इसका रूप चेंज करके इसको मनी एंड फाइनेंशियल बिल बना दिया, एक कॉर्पोरेट बिल बना के। मतलब आप देखिए क्या कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, एक उसको कॉर्पोरेट बिल बना रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे हेड ग्रंथी हैं, जो हमारे सेवादार हैं, वो सरकार के नौकर हो गए, और जितना वहां की हमारी प्रॉपर्टी है, जिनके अंदर गुरु साहबान के पांव पड़े हुए हैं, वो सब सरकारी हो गए। ये क्या गेम खेलना चाह रहे हैं ये इनको पता होगा। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत गलत तरफ चल पड़े। इससे पहले कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भटक ना जाए, मैं रणदीप से इन तीनों बातों पे जवाब चाहता हूं। एक, कि ये आप केंद्र के पूछकर बनाना चाहिए था, ये कॉन्करेंट समवर्ती सूची में है।
दूसरा, आपने स्पेशल सेशन बुलाया और केंद्र को विश्वास में ना लेकर यह कानून बनाया, तो आपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल किया। 2005 और एक और साल 2014 में आपके ही कानून मंत्रालय की राय है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मतलब हरियाणा। चौथी बात रणदीप ये कह रहे हैं कि आपने इस कानून को बनाकर जो हरियाणा में जो सिख समाज के जो गुरुद्वारे हैं उनकी संपत्ति का या उन ग्रंथों का आपने सरकारीकरण किया है। ये चारों का जवाब बिंदुवार दे दें सर। हाँ जी रवीश, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्वाइंट पंजाब में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारा साहब का संचालन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर करती थी। 1966 में पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 बना। उसकी धारा 72(1) में स्पष्ट लिखा है कि जब तक जो सक्सेसर स्टेट है, यानी कि जो राज्य बनाए जा रहे हैं, वो जब तक अपना अलग कानून नहीं बना लेते, जो आज बॉडीज ज्वाइंट पंजाब में है वो लागू रहेंगी। और 72(3) में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बाय नेम चर्चा की गई। एज सक्सेसर स्टेट हम, क्योंकि 1966 में पंजाब से विभाजित हुए और पंजाब के कहने पर विभाजित किए गए, तो हमने 72(1) और 3 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के सिखों को खुद को चुनने का अधिकार दिया, गुरुद्वारों की सेवा का अधिकार दिया। क्यों ये अधिकार अकेला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास रहे? क्यों हरियाणा के सिख अपना स्वाभिमान और अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना कर सके? पहला प्रश्न ये है। दूसरा, मेरे मित्र ने जो सवाल उठाया कि हमें अपना संवैधानिक अधिकार नहीं है, मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया। हमें बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है हरियाणा की विधायिका को। भारत के गृह मंत्रालय का और पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना कि हरियाणा की विधायिका को उसकी अपनी सीमाओं में कानून पारित करने का अधिकार नहीं है, जो अधिकार पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 के तहत और एंट्री 32 के अंदर हमें दिया गया है स्टेट लिस्ट की, जो प्रांत की लिस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सरासर संघीय ढांचे का भी अपमान है और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का भी अपमान है और हरियाणा के लगभग 40 लाख सिखों का भी अपमान है। आप एक कानून बनाते हैं जिसका ताल्लुक जो दूसरे राज्य से भी है, दूसरे राज्य की विधानसभा में पास किए हुए कानून से भी है। जब आप एक उस संस्था को पूरी तरह से अलग कर देते हैं, तो क्या ये एक स्वाभाविक समझ नहीं बनती है कि इसमें केंद्र की भी भूमिका आ जाती है? रवीश, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि इसका जवाब आपके दर्शकों को जरूर जानना चाहिए। अगर मैं ऐसा कानून बनाऊं जो पंजाब के गुरुद्वारों पर लागू हो, अगर मैं हरियाणा की विधानसभा के तौर पर हिमाचल के गुरुद्वारों का कानून बनाऊं, तो आपकी बात बिल्कुल सच है। पर हम यहां क्या कर रहे हैं? पंजाब पुनर्गठन कानून, हरियाणा का गठन कहां से हुआ? पंजाब पुनर्गठन कानून से हुआ। उसमें यह लिखा कि जो सक्सेसर स्टेट हैं ज्वाइंट पंजाब के, वो अपनी सीमाओं के अंदर कुछ बातों को लेकर जो ज्वाइंट पंजाब की इकट्ठी है अपना कानून बना सकते हैं। और विशेष तौर से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेक्शन 72 के अंदर चर्चा की गई और इसमें हमने अपना कानून बना लिया। हम पंजाब के गुरुद्वारों का कानून नहीं बना रहे। इसमें आप जो बादल साहब और मंजीत सिंह जी कह रहे हैं, हम तो हरियाणा के गुरुद्वारों के संचालन का अधिकार हरियाणा के सिखों को देने का कानून है। ठीक है, इस पे आपका काउंटर इस बात पे कहिएगा जरा सा। हाँ। ऐसा है, द गुरुद्वारा एक्ट पर्टेनिंग टू द स्टेट्स बिकेम द मैटर ऑफ पार्लियामेंट कंसिडरेशन एज आप उसका हिंदी में सार बता दीजिए ना, उतना नहीं समझ में आता। सेक्शन 72 के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लाजमी है। ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये मेरे पास पड़ा है। रणदीप कह रहे हैं कि कानून जो ये 3 चीजें हैं उसमें उस पुनर्गठन कानून के हिसाब से कोई राज्य अपना कानून बना सकती है। ऐसा है, बना सकता है। ठीक है, अगर अब आप उसको अलग से पढ़ रहे हैं या वो कहीं और से पढ़ रहे हैं? मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें लिखा हुआ है कि सेंटर से पूछना जरूरी है। यस, उसमें लिखा हुआ है सेंटर से पूछना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जहां जो आज होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को कंट्रोल कर रही है, तीनों स्टेटों को, ये इसको बना ही नहीं सकते थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस जिस अभी देखिए, यहाँ पे हम इतने लीगल चीजों का फैसला नहीं कर सकते।
लाइन पढ़कर क्यों हम नहीं बता पंजाब देते पुनर्गठन रवीश जी को कानून और की ही बात दर्शकों कर को? सकते हैं, जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है कि वो बना सकते हैं। नहीं बना सकते। अगर ये बना सकते होते तो इनकी एलआर रिपोर्ट क्यों गलत बोल रही है? 2005 में और 2014 में क्यों उसकी एलआर, इनकी जो लीगल रिपोर्ट है इस वो क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट में कर आप रहे जवाब हैं? देना और चाहेंगे क्या? सेकेंडली, हाँ, एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इनको लिख सकती है कि इन्होंने गलत किया? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप गए थे मांग करने के लिए। हुड्डा साहब बहुत रवीश, मैं एक बहुत बात और माननीय जोड़ना वकील है, चाहूंगा मैं तो क्योंकि आपने एडवोकेट नहीं 3 हूं, प्रश्न लेकिन मुझसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो ठीक है है। वो लिख रही है, होम मिनिस्ट्री इनको लिख रही है कि इन्होंने गलत किया। हाँ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब दे दे, ये इसका जवाब दे दे। ठीक है, रणदीप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुमेल और बंदिता जी के पास जाऊंगा। हाँ। रवीश जी जी रवीश जी, बड़ी सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी, देश के गृह मंत्री और प्रकाश सिंह बादल साहब, जिनका हम एक बुजुर्ग के तौर पर आदर करते हैं, वो सब सिखों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और मेरे मित्र का यह कहना कि हमने गुरुद्वारों का सरकारीकरण किया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुष्प्रचार की बात कोई हो नहीं सकती। हमने केवल ऐसा कानून बनाया है जिसमें सिख भाई जो हैं, सिख समाज के लोग जो हैं, वो खुद को चुनेंगे और खुद को चुनकर गुरुद्वारों का संचालन करेंगे। दुर्भाग्य से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने और मेरे मित्र जो हैं, इनकी पार्टी ने आज एक झूठा एडवर्टाइजमेंट अखबारों के माध्यम से इशू किया है, एक बार फिर सिखों को बरगलाने का। बात बड़ी स्पष्ट है, पंजाब में घोटालों और मिसरूल को चलते अकाली दल, बाजल और भाजपा अपना राजनीति वाले जनाधार पक्ष पे खो आ रहे चुके हैं। हैं। मैं खोए हुए ये भी जनाधार कहेंगे को कि आप पाने के चुनावी लिए हैं, सिखों को आप बांटने कहेंगे की घोटाले कोशिश की की जा जा रही रही है। मैं और बात बोल रहा हूं। हाँ। मैं 1 मिनट बात बोलता हूं। हाँ। मैं इनका 19 ये जो अब एसजीपीसी की और मैं लेटेस्ट आपको एक इलेक्शन बात हुई और है, कहता हूं। 1 मिनट, एसजीपीसी की जो 1925 के लेटेस्ट कानून इलेक्शन को हुई है उसमें पंजाब की 11 सीटें विधानसभा हरियाणा ने, की है। केवल अगर मेरे आप मित्र सुनिए सुने, मेरी एक बात। सेकंड 1953 से 1961 तक संशोधन किया। ठीक, अब आप 1925 अपनी का बात जो कर लीजिए, कानून फिर है मैं बाकी और रवीश जी, मेहमानों के पास पंजाब जाऊंगा। की विधानसभा, ऐसा ये है, ठीक है, पंजाब कि जो लेजिस्लेटिव लास्ट इलेक्शन काउंसिल हुई के है, द्वारा हाँ, पारित जो- किया जो- गया, वो- देश की किसी संसद देखिए, के द्वारा पारित एसजीपीसी नहीं के किया एक गया। वाइस प्रेसिडेंट और हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है, ये हरियाणा वाली बात। आजादी के बाद कोई आदमी भी 1961 समर्थन तक कर सकता है, पंजाब की लेकिन दिक्कत विधानसभा ये इसे है कि संशोधन पिछली करती दफा रही। जो वो इलेक्शन कैसे हुई करते रहे? है उसमें 11 सीटें हरियाणा की है, और जिन लोगों ने हुड्डा साहब के साथ मिलकर ये कानून बदलवाया है उनमें मिस्टर नलवी हैं, मिस्टर चींडा हैं। ये दोनों इलेक्शन हारे हैं। 11 की 11 सीटें वहां पे ये हारे। इस मुद्दे पे हुआ था कि हरियाणा की अलग कमेटी होनी चाहिए। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, अभी जो लेटेस्ट चुनाव रवीश हुआ है, जी, जो नड्डा जी और नड्डा ये जी हारे important थे, बात उन दोनों ने अकाली दल बादल से अगर इस्तीफा 11 की देकर 11 सीटें इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। वोट डाल रहे हैं कि हम एसजीपीसी सही बात यूनाइटेड है। चाहते हैं। ठीक है। आप कौन है? आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारे को कत्ल किया है। अच्छा, ये आप फैसला करेंगे। जैसे ये आप लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भावुकता को लाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपकी दलील कमजोर है। और जैसे ही रणदीप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के सिखों का स्वाभिमान का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि उनके पास दलील कमजोर है। तो वो छोड़ दीजिए, सिख समाज बड़ा, हम 11 सीटें जीत के आए लोग हैं। समझदार इनसे हैं, पूछिए, हुड्डा उनको साहब पता है, मतलब ठीक है। रणदीप जी से सुमेल, मैं आपसे पूछिए। एक बात जानना चाहता हूं। ठीक है, अभी आता हूं, सारी बातों का नहीं हो सकता है, माफी चाहते हैं, लेकिन एक लीगल पक्ष पर आप दोनों को पर्याप्त समय मिला। एक सामान्य और गैर सिख दर्शक इस लड़ाई को कैसे समझे? क्या एक सामान्य रूप से ये कुछ खजानों पे नियंत्रण की लड़ाई है, या फिर ये चुनावी राजनीति से कहीं और जाकर शायद कहीं ऐसा लगता हो कि दोनों पक्ष सिख समाज के बुनियादी उसूलों और मसलों को लेकर भी संजीदा हो गए, इसलिए इन्हें अपना अपना एक एसजीपीसी चाहिए? सुमेल। सारी बातचीत को सुनते हुए जो उसके कानूनी पक्ष हैं उनके बारे में दोनों पार्टीज का, दोनों ध्रुवों का एक मत सामने आता है। मुझे ये लगता है कि एक तो ये एक सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से कि इसे पेश किया जा रहा है। ये इसलिए संवेदनशील है कि सिख समाज के अंदर बहुत सारे अंतर विरोध वो सिर्फ रहत मर्यादा को ही लेके नहीं है। सिख समाज आज उसके बुनियादी जो किसान हैं, किसान आज सबसे ज्यादा पिस रहे हैं, सबसे ज्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीन से वंचित हो रहे हैं। जो हमारे गरीब हैं, दलित हैं, उनका दखल बिल्कुल सिखिज्म से बाहर हो चुका है। वो सिर्फ मतलब भीड़ जुटाने के लिए या इन सारी चीजों के लिए है।
उनको कहीं और जाके, किसी डेरों में जाके, कहीं और जाके अपनी बात कहने को या अपना प्रोटेस्ट करने को सामने आना पड़ रहा है। हर जगह पे हम ये देखते हैं, अगर आप पिछले कुछ दौर में देखें तो सिख समाज ने हर बार जो कुछ गहरे मुद्दे उठे वो डेरावाद के खिलाफ उठे। उसमें डेरा सच्चा सौदा का सरसा में जो है वो एक बड़ा विवाद है। उसकी तह में जाके ये नहीं देखा जाता कि जो लोग सच्चा सौदा की तरफ जा रहे हैं वो हमारे समाज के बहुत ही वंचित तबकों से हैं। उनकी कोई पूछ नहीं रही आज के दौर के सिख समाज में। कहीं ना कहीं पे इस किस्म की एक टीस है। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि जितने बड़े स्तर पे चढ़ावे बढ़े हैं और इन संस्थानों के साथ जुड़ी हुई जमीन और प्रॉपर्टी और जायदाद के जो झगड़े हैं वो सिर्फ वो हरियाणा या पंजाब या और जगह पे ही नहीं है। वो आप ये देखिएगा कि पुल्लर भाईचारे के साथ एक पूरा विवाद है एसजीपीसी का। अभी बठिंडा जिला का गांव है भाई रूपा, वहां पे पूरा विवाद है। इसके बाद मैं कुछ किसान संगठनों के भी पास जाने का जो मौका मिला, उन लोगों ने इस बात को साफ साफ कहा है कि गेहूं दें हम, घी चढ़ाएं हम, दूध दें हम, और अकाल तख्त या एसजीपीसी हमारी बात कभी नहीं करेगी। ये इन मुद्दों के ऊपर कभी सामने नहीं आएगी। ये हमेशा सिर्फ रहत मर्यादा, इन चीजों के ऊपर ही फतवे जारी करने की तरफ एक ये संस्था बढ़ रही है। ठीक है। मेरा ये कहना है कि सिख समाज की समस्याएं जितनी जटिल हो रही हैं, उनका कोई भी रिफ्लेक्शन हमारी राजनीति में या एसजीपीसी या इस सिख धर्म के अंदर, इसकी संस्थाओं के अंदर, उसको लेके कोई भी हमें फिक्रमंदी तक नहीं दिखाई देती है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा नुक्ता, वो देखने में बहुत ही छोटा लग सकता है लेकिन बड़ा जरूरी नुक्ता है। वो एक नुक्ता है पंजाबी भाषा का। पंजाबी भाषा की बुनियाद के बिना सिख धर्म की बुनियाद सोचना असंभव है। और आज हम ये देखते हैं कि सब जगह पे जितना पंजाब के अंदर इन्हीं संस्थाओं की तरफ से अंग्रेजी को और कंप्यूटर्स को और नर्सिंग को और कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई इतिहास पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है किसी की, सोशल साइंसेज में, लैंग्वेजेस में, फारसी सीखने में, एक अलग जोन में हम चले जाएंगे जी। इस किस्म की जो चीज पर ठीक है, ये आपने एक तरह से संस्थाओं की कमियां उजागर की हैं। मैं वंदिता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो बंटवारा है वो आर्टिफिशियल है, और जिस तरह से जीके साहब की बात में, मंजीत जी की बात में और रणदीप की भी बातचीत में बात निकल के आ रही है कि हरियाणा के सिखों का स्वाभिमान, तो ये इधर से कह रहे हैं कि सिख समाज के का स्वाभिमान पे एक तरह से हमला हो रहा है। क्या ये सब कांग्रेस क्यों इसलिए कर रही हो? क्या इसलिए कि हरियाणा के सिखों को जो एसजीपीसी नियंत्रित, अकाली दल नियंत्रित सिख पहचान है राजनीति की, उसमें कोई जगह नहीं मिल रही है, या कुछ और मामला है? जो हरियाणा के सिख हैं वो शायद 2001 के सेंसस के मुताबिक अराउंड 6% हैं हरियाणा की पॉपुलेशन के। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुतायत है सिखों की वहां पे, पर ये जाहिर है कि इस वक्त हुडा एक चीफ मिनिस्टर हैं जो मुश्किल में हैं, क्योंकि उनके लिए सामने एक असेंबली इलेक्शन कुछ महीने में आ रहा है जिसके बारे में उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीतेंगे। दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल एक और चीफ मिनिस्टर हैं जो भी मुश्किल में है, क्योंकि लोकसभा का भी जो चुनाव का रिजल्ट आया उसके मुताबिक शिरोमणि अकाली दल के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक सीमा तक आ गई है, वो आगे जाकर उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। तो इस वक्त हमारे सामने 2 चीफ मिनिस्टर हैं जो मुश्किल में हैं, और ये मुद्दा है जो दोनों के लिए एक यूजफुल मुद्दा है। ये मुद्दा नया नहीं है, 2000 में ये बना था HSGPC एडहॉक, ये जो कमेटी, और 2005 में हरियाणा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला था। 2008 में ये फिर खूब बड़ा हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने इंटरवीन किया था और हुडा सरकार को बोला था कि अभी ये मत करो, आगे इसको आगे मत लेके जाओ। तो ये नई चीज नहीं है, ये हरियाणा इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, और प्रकाश सिंह बादल के लिए तो ये एक गिफ्ट है
उसके लिए ये तो दोनों चीफ मिनिस्टर्स के लिए ये यूजफुल है। पर जैसे मेरे पहले अभी जिक्र हुआ आपके प्रोग्राम पे, ये पॉलिटिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक बुनियादी मुद्दा नहीं छुपा हुआ है। और वो बुनियादी मुद्दा यही है कि जो आपने बात की थी, एक गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो थी 1920s की, जिसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था एसजीपीसी का बनना। और उस टाइम एसजीपीसी के इलेक्शन में कम्युनिस्ट भी लड़ सकते थे, सोशलिस्ट भी लड़ सकते थे, कांग्रेस भी लड़ती थी। वो एसजीपीसी आज आकर एक बहुत ही संकुचित इंस्टीट्यूशन हो गई है, जो जागीर मानी जाती है एक पार्टी की और अब कुछ सालों से एक फैमिली की। तो वो प्रॉब्लम है डेमोक्रेटाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का, जो रियल मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है। तो पॉलिटिक्स है, पर पॉलिटिक्स के नीचे ये मुद्दा है।